हेलो मेरे प्यारे छात्रों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर 2024 एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हाँ स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले जितने भी सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ एंड साइंस के हैं सारे का सारा मैं बता दूँगा। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है स्टूडेंट? यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2.05 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ स्टूडेंट समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है सीधा, बराबर, आभासी तीनों बनता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि जो समतल दर्पण होता है इस प्रकार से सपाट होता है और इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होता है, प्रतिबिंब के बराबर होता है और आभासी होता है। इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम होता है स्टूडेंट? 2 नियम होते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ है परावर्तन के नियम लागू होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन जब होता है तो उसमें क्या क्या नियम लागू होते हैं? केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, सभी परावर्तक पृष्ठों पर। तो परावर्तन का नियम जो है वो सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 4 नंबर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इस बार आने वाला भी है स्टूडेंट, इसलिए इसको आप VVIE में करके रखिएगा। तो ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव, वक्रता केंद्र, फोकस, मुख्य अक्ष। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ध्रुव हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हम लोग ध्रुव मारेंगे। चलिए हम छठा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और छठा क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो किसी भी गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी होता है, तो गोलीय दर्पण का फोकस दूरी हमारा क्या हो जाएगा F और वक्रता त्रिज्या जो हमारा है वो C हो जाएगा। तो उसका क्या होता है? आधा होता है, दुगुनी होता है, तिगुनी होता है और एक है चौगुनी। तो उसका क्या होता है? आधा होता है। क्योंकि आप लोगों को मैं बता देता हूँ यहाँ पे फ़ोटो छाप करके। देखिए, एक दर्पण है, ठीक है, चाहे दर्पण कोई भी रहे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में 2 दर्पण आते हैं, एक होता है हमारा उत्तल दर्पण और एक होता है हमारा अवतल दर्पण। तो इसमें क्या होता है कि जो F जो होता है F, ये क्या होता है? वक्रता त्रिज्या C के आधी होती है। यहाँ से यहाँ का जो दूरी होगा, यहाँ से यहाँ का, वो F जो है वो आधा होगा, आधा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि F जो है वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो यही क्वेश्चन हमारा जो है न्यूमेरिकल के रूप में दिया हुआ है। तो गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या अगर यदि हमारा 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो C से हमारा यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र तक का दूरी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 20। तो F ज्ञात करना है। तो फोकस दूरी हमारा क्या हो जाएगा? 2 से बटा कर देंगे तो हमारा 10 बार में। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 10 हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन तो इसी बात पे हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग 8वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं और 8वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, धनात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है हमेशा धनात्मक होता है, सदैव धनात्मक। तो धनात्मक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा 9वां क्वेश्चन में दिया हुआ है अवतल दर्पण से
परावर्तन के बाद किरणें किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो किसी भी दर्पण में जब परावर्तन का कार्य होता है तो जब भी किरणें होती है वो हमेशा क्या करती है, फोकस दूरी से होकर के गुजरती है। चाहे वो अवतल दर्पण रहे चाहे वह उत्तल दर्पण रहे, हमेशा फोकस दूरी से होकर के ही गुजरती है। जैसे मान के चलिए इस प्रकार से एक दर्पण दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइट को पास करेंगे। तो यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद हमारा एफ से ही गुजरेगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर हमारा फोकस हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण क्या होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा या समतल तथा उत्तल दोनों होगा। तो देखिए, किसी भी दर्पण के समीप अगर कहीं भी वस्तु रखा होता है और रखा होने के बावजूद अगर आपका प्रतिबिंब जो है वह वस्तु के आकार के बराबर, जितना साइज होगा उसी के साइज के बराबर अगर प्रतिबिंब का भी साइज बन रहा है तो वह हमेशा क्या होगा, समतल होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक समतल दर्पण मान के चलिए रखा हुआ है और यहाँ पे एक छोटा सा लड़का मान के चलिए 4 फीट का खड़ा है। तो 4 फीट का लड़का यहाँ पे खड़ा है तो दर्पण में भी हमारा 4 फीट का ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका परिवर्तित जो किस में पाया जाता है, समतल दर्पण में पाया जाता है। चलिए हम 11वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं और 11वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखना है और किस जगह पे रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब जो है आकार के समान रहे पर उल्टा प्रतिबिंब बने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वक्रता केंद्र हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कौन सा दर्पण आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, परवलिक दर्पण। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो है वो क्या होता है, सीधा तो बनता है, ठीक है, सीधा ही बनता है, लेकिन वह क्या होता है, छोटा होता है। जैसे हम लोग का गाड़ी होता है तो बैक का जो साइड मिरर जो होता है वो हमेशा क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अगर आपका किसी भी वाहन अगर आ रहा है तो दाहिना साइड से आ रहा है तो आपको शीशा में भी दाहिना ही दिखेगा। तो इसलिए इसका आंसर हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के हेडलाइट में, अपना चेहरा देखने के लिए, सूक्ष्मदर्शी में। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, अभी मैंने बताया कि गाड़ी का साइड मिरर में इसका उपयोग होता है। पीछे के वाइड एंगल को, वाइड रेंज के व्यू को देखने के लिए छोटे आकार में उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा 1 नंबर हो जाएगा। अब हमारा 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया है जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ध्रुव और फोकस के बीच में। तो चलिए हम आपका जहाँ पे भी ऑप्शन में दिया हुआ रहे ध्रुव और फोकस के बीच में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम 15वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं और 15वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नांकित में किस वस्तु में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नांकित में किस वस्तु में किया जाता है। तो पहला हमारा है गाड़ी के साइड मिरर में, इसमें तो हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। गाड़ी के हेडलाइट में, अपना चेहरा देखने के लिए, सूक्ष्मदर्शी में। तो जो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों का पश्च दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तभी ही मैंने बताया, वही क्वेश्चन हमारा जो है उल्टा घुमा करके पूछा है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है।
वाहनों में हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। तो वही हमारा अग्रदीप लिखा हुआ है। अग्रदीप का मतलब भी होता है हेडलाइट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए हम 18वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है सौर भट्ठियों में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, परवलयिक दर्पण। तो जो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा स्टूडेंट अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है? सभी प्रकार से जितने भी उसके ऊपर में, उस दर्पण के ऊपर में प्रकाश की किरणें पड़ती है, सारा को एक जगह पे एकत्रित करता है। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से क्या है? अवतल दर्पण है। और इसमें जितने भी सारे किरणें पड़ेंगे सभी क्या हो जाएंगे? रिफ्लेक्ट हो करके एक बिंदु पर यहाँ पे जमा होंगे। जहाँ पे उसका फोकस होगा, फोकस पॉइंट पे क्या होगा? जमा होगा। और फोकस पॉइंट पर ही भट्ठियों में गलाने के सामान का उपयोग किया जाता है। तो इस जगह पे सबसे अधिक तापमान होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है स्टूडेंट? तो ये हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण ही लगा होता है, जिससे वो क्या करता है? पीछे के आने वाले वस्तुओं को देखता है, देख पाता है। चलिए हम 20वां क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए सौर भट्ठी में किसका उपयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता है अवतल दर्पण का। और इसमें हमारा क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण का, क्योंकि इसमें भी तो खाना पकाया जा रहा है। तो सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाएगा? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाएगा। चलिए हम 21वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो नाई के द्वारा जब हजामत बनाया जाता है, जब हम लोग बाल वगैरह कटाते हैं, तो उस जगह पे जो दर्पण लगा हुआ होता है वो किस प्रकार का दर्पण लगा हुआ होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। और ये क्वेश्चन हमारा VBI भी है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? देखिए अभी तक हम लोग दर्पण का क्वेश्चन पढ़ रहे थे, अब यहाँ से पढ़ेंगे लेंस। तो लेंस किस प्रकार से होता है? इसमें दोनों तरफ से भाग रहता है। देखिए इसमें इधर से भी और इधर से भी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय कहते हैं। और दर्पण में क्या होता था? ये हमारा लेंस है, लेंस। और दर्पण में हमारा क्या होता था? एक साइड से ही इस प्रकार से होता था, एक साइड से हमारा पेंट किया हुआ रहता था। तो ये हमारा दर्पण हो गया, ये हमारा लेंस हो गया। और एक और लेंस होता है इस प्रकार से, ये हमारा है उत्तल लेंस, ये हमारा है अवतल लेंस। तो ये हमारा उत्तल हो जाएगा, ये हमारा अवतल हो जाएगा। चलिए तो इसका जो है मुख्य फोकस, तो इसमें मुख्य फोकस कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक इस साइड में और एक इस साइड में। F1 F2 आप लोग जितने भी नोट्स वाले वीडियो मैं प्रोवाइड किया हूँ उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो इस चैप्टर के नोट्स वाले वीडियो में पूरे अच्छी तरीके से किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, कितना साइज़ का बनेगा, सारा कुछ मैं बता चुका हूँ। और उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा, जहाँ से आप चेकआउट कर लेना। चलिए हम अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और 23वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है कौन सा लेंस अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है? तो अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को, अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो अभिसारी का मतलब क्या होता है? किरणों को एक जगह एकत्रित करने वाला। ठीक है, तो एकत्रित करने का कार्य कौन करता है? कौन सा लेंस करता है? तो उत्तल लेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। और चलिए हम अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती है? तो लेंस का एक ऐसा बिंदु है जहाँ से क्या होता है? प्रकाश किसी भी प्रकार से डिविएशन नहीं दिखाता है, विचलन नहीं होता है। तो कौन सा बिंदु होता है? चाहे वो अवतल रहे चाहे वह उत्तल रहे, तो उसका जो है प्रकाशीय केंद्र सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये उत्तल लेंस है और ये हमारा अवतल लेंस है, तो इसका जो प्रकाशीय केंद्र होता है यहाँ पे होता है। तो इस जगह से जब भी हम प्रकाश की किरणें प्रवाहित करेंगे तो ये बिना डेविएशन दिखाए क्या होगा? सीधी रेखा में चलेगा। और इसमें भी हम प्रवेश करेंगे तो इस प्रकार से सीधी रेखा में चलेगा। ये किसी भी प्रकार से इस प्रकार से मुड़ने का कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को क्वेश्चन में पूछा गया है और आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। अब 25वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है
कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अपसारी, किरणों को फैलाने वाला। तो फैलाने का कार्य कौन करता है? तो अवतल लेंस करता है। अवतल लेंस में जितने भी किरणें होती है, इस प्रकार से किरणें आती है, उसके बाद इस प्रकार से फैल जाती है, ठीक है। और बीच वाला तो इस तरह सीधा ही जाता है, इस प्रकार से फैल जाती है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो फैलाने का कार्य कौन करता है? तो अपसारी लेंस करता है। और इसी वजह से गाड़ी का जो हेडलाइट होता है हमारा अवतल लेंस का बना होता है, अवतल दर्पण का बना होता है, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं? तो छोटे छोटे अक्षरों को अगर हमको पढ़ना रहेगा तो हम खुली आंखों से उसको पढ़ नहीं पाएंगे। तो उसके लिए आप लोगों को मैं बता दूं कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का यूज़ आप लोगों ने बहुत बार किया होगा। तो जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक लेंस का जैसा इस प्रकार से निकलता था, आप लोगों को याद भी होगा, इस प्रकार से रहता था, है ना, यहाँ पे। और इससे हम लोग क्या करते थे, किसी भी चीज़ को जलाते थे या पढ़ने के लिए बड़ा बड़ा देखने के लिए हम लोग उपयोग करते थे। तो ये कौन सा लेंस लगा हुआ था, इसमें किस प्रकार का लेंस लगा होता था? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, क्योंकि बीच का जो भाग है थोड़ा सा उठा हुआ रहता है। आप लोग देख लीजिएगा फिर से इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जा करके। और 28वां क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। तो प्रकाश किरण क्या है, कांच से हवा में जा रहा है, नहीं सॉरी, हवा से कांच में जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हवा से कांच में जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हवा तो हमारा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, कांच है। तो ये कांच हमारा है और ये है हमारा हवा। तो हवा तो हमारा विरल माध्यम हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा सघन माध्यम। तो जब भी प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह क्या करती है, वह अपने जो अभिलंब होता है उससे दूर चला जाता है। चलिए मैं यहाँ अच्छे से फ़ोटो बना देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या है, कांच है, कांच का स्लैब ले लेते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक किरण भेजेंगे। तो किरण को जाना तो इधर चाहिए था, लेकिन ये क्या, इसका अभिलंब हमारा क्या है, यहाँ पे है। तो यहाँ ना जा कर के थोड़ा सा इधर इस तरह से झुक जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे, मैं हाथ से अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ, तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। और यहाँ से देखिए, जब ये सघन माध्यम से इधर हवा है, इधर हमारा हवा है, तो हवा में जब निकलेगा तो जानत हमारा इधर चाहिए था, लेकिन क्या है, इसका अभिलंब तो हमारा यहाँ पे है, लेकिन ये हमारा दूर हट जाएगा। तो ये वाला दूर हट जाएगा और ये वाला हमारा क्या है, सामने आएगा। तो जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है, और जब भी प्रकाश किरण हमारा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। और इससे क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है स्टूडेंट, इसलिए ये हमारा VVI क्वेश्चन है हमारे तरफ से, और ये हमारा हो सकता है 2024 में आ जाए, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए हम 28वां क्वेश्चन के बाद हमारा 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। और 29वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है, स्नेल के नियमानुसार होता है। स्नेल का नियम, ये तो बहुत ही ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसलिए आप लोग इसको जरूर से ध्यान से समझिए। सबसे पहला लिखा हुआ है, यहाँ पे यू नहीं लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे म्यू लिखा हुआ है, म्यू, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साइन आई, साइन आई का मतलब होता है अपवर्तन किरण, और साइन आर का मतलब होता है परावर्तन किरण, ठीक है। दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, जिस प्रकार देखिए यहाँ पे एक सतह है और यहाँ पे जब इस प्रकार से हम लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे तो इस प्रकार से बनेगा, और ये हमारा क्या होता है, इस प्रकार से बीच में अभिलंब होता है। तो जो बन रहा है यहाँ पे देखिए, ये हमारा आपतित किरण है
और ये हमारा अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो बनता है इसको हम लोग कहते हैं आई, और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनता है उसको बोलते हैं आर। और आई और आर हमेशा क्या होता है, आई और आर हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। इसी को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इस बराबर वाला नियतांक को क्या करते हैं, हटाने के बाद में हमारा जो है म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, ये हमारा फॉर्मूला निकल करके आता है। और लास्ट क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता हम लोग किस रूप में ज्ञात करते हैं, मीटर में, डायोप्टर में, सेंटीमीटर में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट डायोप्टर, डी, इसको डी से हम लोग सूचित करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डायोप्टर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।